नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696083860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम कंटिन्यू लगातार देखते चले आ रहे हैं। आगे से चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। आपसे पूछा गया है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर के कितने वर्ष कर दी गई है। तो देखिए समझेंगे, जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, उसमें पहले जो सजा का प्रावधान था तो रेप के केसेस जो थे, है ना, 18+ जो महिलाएं हैं उनके लिए थी कि 7 साल की सजा होती थी। तो 2018 में पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में वो एक्ट बन गया, क्रिमिनल लॉ एक्ट। तो उसके माध्यम से देखिए 18+, इसमें ध्यान रखिएगा, 18+ वुमेन्स के लिए जो 7 से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। बी विकल्प को चुन लेंगे। इसके अलावा इसमें जैसे 2 कैटेगरीज और हैं कि मान लीजिए कोई भी ऐसी कन्या है जो 12 साल से कम एज की है, ठीक है, तो उसके केसेस में क्या है कि वहाँ पे 20 साल की मिनिमम सजा होगी, मतलब जेल, और वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ के मतलब सजा के रूप में भी, ठीक। 12 से 16 के बीच में जो है लगभग इसमें 20 साल की सजा है सिर्फ, है ना, ये एक्सटेंडेबल नहीं है। तो ये दोनों भी चेंजेस इसमें किए गए थे, तो इसको भी ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, इसके रेफरेंस में ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फिलहाल इसमें बी विकल्प हमारा ठीक था। इसमें देखिए, वह अल्प रोजगार किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के रूप में दिखाई देता है, ठीक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है प्रच्छन्न रोजगार, यानी कि डिस्गाइज्ड जो एम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसी स्थिति बेसिकली ये होती है कि आपके पास जॉब नहीं है बट जो है आप कार्य करते हुए एक तरीके से दिखते हैं। डी को चुनेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में जितनी भी यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखी हुई हैं इसको पढ़ेंगे और हमें जरा डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका कोई एग्जाम्पल आप जरा कॉमेंट करके बताइए, कोई एक्टिविटी जो आपने आसपास अपनी देखी हो कहीं, ठीक। चारों टर्म इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक, फ्रिक्शनल, ओपन, डिस्गाइज्ड, है ना, इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। इसमें 2 अलग अलग तथ्यों को जोड़ करके क्वेश्चन बनाया गया है, गलत वो भी पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1398 में भारत आया था, ठीक है, तो ये गलत है। वास्को डी गामा कालीकट कोस्ट पे आया था 1498 में, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दूसरा जो है वो ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है या कोई काम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल, मतलब इस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए समझ सकते हैं आप, जो मनरेगा स्कीम है उसको इसीलिए शुरू किया गया था कि जो गारंटीड 100 दिनों का ये रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत, वो इसीलिए था कि जैसे जो हमारी क्रॉपिंग सीजन्स होती है, मान लीजिए रबी है, फिर खरीफ है, ज़्यादा, इनके बीच में हार्वेस्ट के बाद और सोइंग के समय कुछ बीच में गैप हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए खरीफ की क्रॉप्स हैं, ठीक है, धान वगैरह आपने लगा दिया, तो बीच में क्या होता है कि काफ़ी टाइम किसान खाली होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रोज़गार की ज़रूरत है और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है ना, तो सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो इसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसको ही दूर करने के लिए जो मनरेगा एक्ट 2005 का बना था, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अभी हमारा जो ये 2023-24 का यूनियन बजट आया है, तो जो मनरेगा स्कीम है उसके लिए फंड कितना एलोकेट किया जाता है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस बार 60,000 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए अलॉट किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसमें देखें, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की कौन सी अवस्था माना जाता है, ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। चौथे पे हम मानते हैं प्लाज्मा को। 5th स्टेज जो है उसको बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें मतलब ऐसे जो है यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, ठीक है। बेसिक लेवल पे इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में डिटेल में आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। होता क्या है कि मतलब इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है कि ये होता है
बोसॉन्स की गैस होती हैं, जिसको कि मतलब बहुत लो डेंसिटी के, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नीचे कूल डाउन किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मतलब ये पार्टिकल्स हैं, तो उसमें जो एटम्स हैं वो मूव होना बंद हो जाते हैं, ठीक, उस टेम्परेचर पे आकर के, और वो सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे पदार्थ का निर्माण हो रहा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उसको कह करके संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे ये बस पूछ लिया था कि पांचवी अवस्था किसको माना जाता है, तो ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, किसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, तो एनिमल किंगडम के विपरीत जैसे हम प्लांट किंगडम की बात करें तो यहाँ पे उभयचर यानी कि जो एक से ज़्यादा मतलब स्थितियों में, जैसे हम एनिमल में पढ़ते हैं कि वो ज़मीन पे भी रह सकता है, कोई जानवर पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन से हम इसको एम्फीबियन की संज्ञा देते हैं। तो एम्फीबियन जो है प्लांट किंगडम में देखेंगे तो ये ब्रायोफाइट्स जो टाइप का वेजिटेशन है इसको कहा जाता है। ठीक, और क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि देखिए ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, मतलब ऐसे समझिए सॉइल पे। ठीक है, बट उनको जो कह लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट हो गया ना, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे इसको उभयचर कहा जा रहा है। तो नाम ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, आगे है कि मिट्टी रहित कृषि को किस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी एक कृषि की कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें से एक है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ पानी का यूज़ होता है। ठीक है, उसमें मिट्टी नहीं होती ऐसी वेजिटेशन में। इसके एग्जाम्पल आप चाहें तो एक बार सर्च करके इमेज वगैरह के थ्रू देख लीजिएगा। आगे देखें, मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो ये बेसिकली ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी में ऐसे कॉइल्ड टाइप का होता है। ठीक, और इसकी लंबाई यहाँ पे कुल मिला के पूछी गई है, तो ये लगभग 7 से 7.5 जो है ये मीटर कह सकते हैं लंबी होती है। ठीक, ऑप्शन डी को चुनेंगे। इसमें मीटर चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मतलब ये फिक्स नहीं है कि 7 से 7.5 ही होगा, 7 से कम भी हो सकती है, मतलब 6.5 से और 7.5 के बीच में, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है, पेनिनसुलर रिवर का, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य भारत में आप देखते हैं गोदावरी नदी। ठीक है, ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। देखिए भारत में अगर पूछा जाएगा ओवरऑल तो गंगा नदी का है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट है ये आपका गोदावरी, और यहाँ पे पेनिनसुलर में सबसे लार्जेस्ट है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? श्वेत क्रांति यानी कि जिसमें मैसिव प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ किसका, मिल्क का। ठीक है, तो मिल्क रिवोल्यूशन या फिर इसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ठीक, और इसके प्रणेता यानी कि कह लीजिए सबसे जो इसको स्टार्ट करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम भी पूछा जाता है, तो ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, 1980 के टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये चीज़ एकदम से स्टार्ट हुई। आगे है कि भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय भाग 3 के द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए क्या जारी कर सकता है? ठीक है, तो इन्फोर्समेंट यानी कि अगर किसी आपके पार्ट 3 में बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर किसी भी अधिकार का आपका हनन होता है तो उसके एक तरीके से इन्फोर्समेंट के लिए 5 तरह की रिट्स इशू की जाती है आर्टिकल 32 के माध्यम से। अब चूंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो आर्टिकल 32 याद रखेंगे, और सेम यही कार्य किया जाता है हाई कोर्ट्स के द्वारा भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 5 प्रकार के रिट्स है ना, ये आपको पहले भी कई बार बताया गया है, उसको ध्यान रखेंगे, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। इनके हिंदी नाम जरा कोई कमेंट करके बताए सब। आगे है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, ऐसे देख लेते हैं। तो कायदे से मेन लैंड का दक्षिणी सिरा ये हुआ, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो थोड़ा सा और नीचे इसका यहाँ पे एरिया है ना, तो यहाँ का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। कुल मिला के इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक, आगे है कि किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? संवैधानिक आपातकाल यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, और ये जो रिकमेंडेशन है कब होता है कि जैसे उस स्टेट का जो गवर्नर होगा उनको ऐसा लगे कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और फिर प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज होता है अंडर आर्टिकल 356। तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि त्रिपुरा राज्य में एक मतलब लोकल डाइटीज का फेस्टिवल है खर्ची पूजा, है ना, तो यहाँ पे स्टेट का नाम ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुल कितने देवताओं की पूजा की जाती है ना, तो ये कुल 14 देवता, ये एज अ फैक्ट याद रखेंगे इसको।
आगे है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो इस पूरी प्रक्रिया जो यहाँ पे लिखी है इसमें मात्र 1% के आसपास जो ऊर्जा है वो ग्रहण हो पाती है, ठीक है, इन पौधों के द्वारा। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने वंदे मातरम गीत को अपने उपन्यास में शामिल किया था। तो आज जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, वंदे मातरम, तो ये सबसे पहले जो है एक उपन्यास था बंगाली, आनंद मठ, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया गया था, जिसको लिखा किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक, 1882 में इसमें इंक्लूड किया गया। सबसे पहले इसको गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1896 में। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप जरा हमको ये बताइए कि इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में कब अडॉप्ट किया गया है, किस वर्ष में, है ना, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये जरा कमेंट करिए। इसमें देखिए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स वाला भाग है वो 6 भागों में मुख्य रूप से विभाजित है, जिसमें से 2 आर्टिकल एक भाग के रूप में जो शामिल हैं, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले, उसमें आर्टिकल 23 और 24 है ना। तो यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना, जो वो 23 में है, और जो 14 साल से कम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, वो 24 में है, ठीक है। आगे देखें, चैत्य का अर्थ क्या है यहाँ पे, ठीक है। बुद्धिस्ट जो वास्तुकला के एग्जाम्पल्स हैं, तो 2 वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, चैत्य और विहार। तो चैत्य होता क्या था कि जैसे मोस्टली केव्स वगैरह या पहाड़ों के रीजन में देखेंगे जो चैत्यों का निर्माण किया गया वो प्रार्थना कक्ष होते थे, है ना, प्रेयर हॉल। और जो विहार होते थे वो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें देखें, किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बने थे पहले, जो कह लीजिए मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने संबोधित किया था 1887 में। इस सेशन में बेसिकली ये चुने गए थे और अगले 1 वर्षों तक ये प्रेसिडेंट थे। तो ये वाला सेशन भी कहाँ पे हुआ था इसको ध्यान रखेंगे, मद्रास, ठीक है। इसमें देखें, किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। काफी फेमस एक टेम्पल है बृहदीश्वर, इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। देखिए, बिहू फेस्टिवल मनाते हैं असम में, आप जानते होंगे। तो बिहू जो है 2-3 प्रकार का होता है, तो उसमें से एक है जो माघ बिहू है ना, उसकी बात हो रही है, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें हम चुनेंगे सी ऑप्शन को। इसमें से देखिए, किस प्रकार की वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो ये बेसिकली जो ये माइक्रो फाइनेंस हो जाएगा इसमें, है ना, डी ऑप्शन, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो गरीब जनसंख्या है या फिर जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज और छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करने की एक्टिविटी जो है इसको कहते हैं। एक और पॉपुलर मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है, जो लगभग 10वीं सदी के आसपास बनाया गया, एक हिंदू मंदिर और भगवान शिव को समर्पित है। तो इसकी लोकेशन किस वर्तमान स्टेट में ये बतानी है। ओडिशा में है ये, ठीक है, भुवनेश्वर में। इसमें देखिए, आर्टिफिशियल सिल्क है ना, आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि मैन मेड सिल्क जो होगा वो कौन सा है। तो ये है रेयॉन, ठीक है, एक प्रकार का जो फैब्रिक के रूप में भी यूज करते हैं। इसमें देखें, गलत स्टेटमेंट को चुनना है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में है। और दूसरा है, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को वर्ष 1545 में हराया था। दूसरा गलत हो जाएगा। शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी और ये हुमायूं के मध्य जो ये बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो है ये 1540 में हुआ था, है ना, ये गलत था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला ठीक है। आगे है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र यानी भारत की बात हो रही है, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो डीपीएसपी जो पार्ट 4 है उसका आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, सभी धर्म के जो लोग हैं उनके लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात करता है, परंतु ऐसा है नहीं, ठीक है। स्टेट लेवल पे गोवा में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने
इसमें से किस साल और किस महीने में एनबीएफसी और एमएफआई, ठीक है, इनके लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया? तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी भारत में कार्य करते हैं, ठीक है, बोरोइंग या लेंडिंग एक्टिविटीज से संबंधित, तो इसके लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये डिफाइन किया गया था, जो कह लीजिए लेटेस्ट वाला है, दिसंबर 2011 में। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। यहाँ पे एक समान त्वरण के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। तो इसमें एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक समान है। देखिए एक्सेलरेशन बेसिकली आप जो परिभाषा के रूप में जानते क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण होगी, तो क्योंकि फ्री फॉल जो होगा ना वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा, तो ये हमारा विकल्प इसमें सबसे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो सेशंस रहे हैं उसके आगे पीछे वाले सेशंस के भी जो अध्यक्ष या फिर वो स्थल पूछ लिया जाता है। जैसे अब 1915 का के बाद 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों फैक्शंस थे, है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उनके जो आप जुड़ाव के रूप में भी इसको जानते हैं, तो वो हुआ था लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार थे उसके अध्यक्ष। 1915 का सेशन हुआ था, इससे पहले बॉम्बे में, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन प्रसाद नहीं, प्रसन्ना नाम था इनका, माफ कीजिएगा। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ऊपर ही बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, है ना, इसके तहत 5 प्रकार की रिट्स इशू की जा सकती हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल, है ना, एल्गी कहा जाता है, और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं, ठीक है। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे लिखी है, थैलोफाइटा की बात हो रही है। एल्गी क्या होता है, आपने शायद ऐसा देखा हो जैसे कि कहीं रुका हुआ पानी हो, उसमें देखिए तो एल्गी जो जम जाती है ना, ऐसे ऊपर हरा हरा ऐसे फैला हुआ होता है, तो ये बस वही है थैलोफाइटा। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है, ये इसके फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए थे। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये काम कौन करता है? सीएजी करते हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 से 151 के मध्य जो प्रावधान है इनके संबंध में इसको पढ़ लीजिएगा। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की? तो अभी हमने ऊपर एल्गी की बात की, तो उसी के रेफरेंस में यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर है, अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा कैसे फैला बिखरा होता है, कोई स्पष्ट आकृति नहीं होती है, और उसका जो फर्दर रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले जो यहाँ पे हैं व्यक्ति, उनका नाम है F.E. फरिच, विकल्प ए। आगे देखें, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना था वर्ष 2016 में, तो जिसमें जो हमारी बिजनेस करने वाली कंपनीज भारत में कार्यरत हैं, अगर किसी को दिवाला घोषित कर दिया गया, ठीक है, तो ये जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस उस कंपनी के अगेंस्ट है, ये पूरा प्रोसेस जो है 180 दिन यानी कि कुल लगभग 6 महीने में कंप्लीट होना होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा, इसके प्रावधान चाहे तो थोड़ा और देख लीजिएगा, ये आईबीसी के जो है। इसमें देखें राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर इसमें से किन समूहों को मान्यता नहीं देती है, ठीक है। तो देखेंगे जो सेंसस जैसे 2011 का लास्ट हुआ हमारे पास, तो जो डेटा होता है ट्राइबल, रिलीजियस, शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, इन सब के बारे में जो है वहाँ पे मतलब कैटेगराइजेशन होता है, बट एथनिक जो है ना, ये नहीं होता। इसी की मतलब इसकी डिमांड आप आजकल देख रहे होंगे, जैसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना लगातार करती रहती हैं कि इसका डेटा भी रिलीज किया जाना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एडिटेक समाधान प्रदान करने के लिए नीट 3.0 को लॉन्च किया? तो देखिए एक ऑनलाइन टाइप का पोर्टल है, नेशनल
एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसको फुल फॉर्म है नीट का। तो इसका ये जो है 3.0 यानी कह सकते हैं थर्ड वर्जन जो है इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे आजकल जैसे ऑनलाइन का ज़्यादा जो है डिमांड है, तो ऑनलाइन सॉल्यूशंस है ना एडटेक में जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बढ़ा मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे जैसे ऑनलाइन बुक्स वगैरह है ना, वीडियोस, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने की बात है। एक बार इसके बारे में सर्च करके देख लीजिएगा। तो इसको स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो इसके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया था। विकल्प सी को चुनेंगे। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो अभी जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, ठीक है, तो देखेंगे लू चलती है ना। तो ये लू की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे अब दिल्ली से पटना मान के चलिए, ये नॉर्दर्न इंडिया का मुख्य रूप से रीजन हो गया। साउथ इंडिया में इसी चीज़ को मैंगो शावर कह दिया जाता है, ठीक है, जो मतलब ये मानसून के पहले बारिश होती है, वो टर्म यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और लू के पैरेलल में जो काल वैसाखी टर्म है, ये इधर वेस्ट बंगाल के रीजन में इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे सभी को। फिलहाल इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें गलत युग्म का चयन करना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इसके अंतर्गत कई सारे संस्थान अलग अलग स्थलों पर स्थित हैं, उसी का यहाँ पे पेयर है। तो गलत है इसमें विकल्प डी। ICR ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है, ये इसमें है बैंगलोर में, ठीक है। मैसूर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। बाकी के 3 ऊपर के ठीक हैं, इनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इसने असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम बताना है, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल है ना, इसको लॉन्च किया गया था। इसमें लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री का भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल जो है दिल्ली सल्तनत में, आप देखते हैं खिलजी डायनेस्टी में, किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था, ठीक है। तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी स्टार्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, ठीक है। और उसी क्रम में यहाँ पे एक पोस्ट थी शाहनाई मंडी की, है ना, उसके बारे में ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बता रहा है। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। COP 28 को नई दिल्ली में प्रस्तावित करने का जो है प्रस्ताव है, ये गलत है। COP 28 होगा इसमें आपका दुबई में, ठीक है। और देखिए COP आप जानते होंगे, जैसे UNFCCC जो है ये इसका जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसके सम्मेलन होते हैं प्रतिवर्ष, ठीक, उसकी बात हो रही है। और सबसे पहली देखिए वही बात ये है कि जो ये इसका कह लीजिए मतलब एक कन्वेंशन है, ये इफेक्ट में आया था 1995 में। यहाँ पे जो विकल्प बी में लिखा है, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, और मार्च 1994 में ये मतलब फोर्स में आया था, 95 में पहला आयोजन हुआ था। तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो पहला आयोजन हुआ था वो उसमें जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ पहला ठीक है, तो इसको हम चुनेंगे। बाकी थोड़ा ये UNFCCC के बारे में और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में थोड़ा डिटेल में देखिएगा। COP 28 जो है वो मतलब 2023 में ही दिसंबर के महीने में अराउंड जो है नवंबर और दिसंबर के बीच में दुबई में आयोजित होना है, इसको भी ध्यान रखना। आगे देखें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका के संबंध में गलत युग्म को चुनना है। तो देखिए 36th नेशनल गेम जो हुए उसी की बात हो रही है यहाँ पे 2022 में, जो गुजरात में आयोजित किए गए, ठीक है। तो इसमें गलत ये है कि सर्वाधिक पदक तालिका के लिए जो लिखा हुआ है, सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम जो है स्वर्ण, रजत और कांस्य मिलाकर के कर्नाटक की है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। कर्नाटक की जगह यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। थोड़ा एक बार ये पदक तालिका देख लीजिएगा सर्च करके, 140 मेडल्स इनको कुल मिले थे। तो ये पहले पोजीशन पे थे। पूरे खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम थी वो सर्विसेज की टीम थी। इसमें कुल इनको गोल्ड मेडल जो मिले थे 61, और पदक तालिका में तीसरा स्थान स्वर्ण पदक के अनुसार हरियाणा की टीम का था। तो ये भी ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र देखिए 61 मिले थे सर्विसेज को, 39 महाराष्ट्र को, 38 जो है हरियाणा को, ठीक है। तो टॉप की टीम जो है यही तीनों ही थी। एक बार इसको सर्च करके देखेंगे तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इसमें विकल्प ए चूंकि हमारा जो है वो गलत था, तो इसको चुनेंगे, ठीक। यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जो चीजें बताई गई हैं स्पेशली ढूंढ के पढ़ने के लिए उसको पढ़ लीजिएगा। हम कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।